नमस्कार, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, मसान। उसमें एक लड़की थी जिसका नाम तो था देवी, लेकिन जो अपने लव रिलेशनशिप में अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के चक्कर में लगभग लगभग बदचलन ही साबित कर दी जाती है। इस किरदार की जद्दोजहद को जिस खूबसूरती से जिया गया था वो वाकई तारीफ के काबिल था। एक और फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें जो लड़की एक उम्र-दराज औरत का किरदार जी रही थी, वो उस किरदार की असल में आधी उम्र की है। लेकिन फिल्म देखने वालों को ये बात याद ही नहीं रही, क्योंकि बेहतरीन अदाकारी के चलते ये बात कहीं किसी को खटकी ही नहीं। ऐसे और फिर कई किरदार गिनाए जा सकते हैं जिनमें ऋचा चड्ढा ने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा तारीफ और ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा कामयाबी के रास्ते का अक्सर रोड़ा बन जाती है। हम नहीं चाहेंगे कि ऋचा चड्ढा जैसी बेहतरीन कलाकार पर इस बात का असर हो। फिलहाल आज यहाँ हिंदी की बिंदी में ऋचा का जिक्र करने की वजह बनी उनकी कुछ ही समय पहले आई फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर। हालांकि इसे कुछ समय बीत चुका है, लेकिन ये चर्चा में अभी तक है। कुछ इस वजह से कि फिल्म में ऋचा द्वारा निभाए गए तारा के किरदार को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से प्रेरित बताया जा रहा है, और कुछ इस वजह से कि फिल्म के गाने भी खासा ध्यान खींच रहे हैं। ऐसी कई वजहों से मैडम चीफ मिनिस्टर अभी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं। तो चलिए अकेले करने के बजाय थोड़ी बात इन्हीं मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ कर ली जाए। तो मैडम चीफ मिनिस्टर ऋचा चड्ढा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी पर। धन्यवाद। ऋचा जी, आपकी ये जो वेब फिल्म है मैडम चीफ मिनिस्टर, इसकी कहानी में कोई बहुत ज़्यादा समानता नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से प्रभावित है, उससे लिंक किया जा रहा है। इस पर आपका कमेंट क्या हो? पहली बात तो ये वेब फ़िल्म है ही नहीं, ये फ़िल्म हमने थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए बनाई थी। वो जी। हुआ कुछ ऐसा कि लॉकडाउन हो गया और एक हद तक ही प्रोड्यूसर रोक सकते हैं फ़िल्मों के रिलीज़ को। तो इसलिए वो नेटफ्लिक्स पे आई है फ़िल्म। पर मुझे नहीं लगता इतनी समानता, बस ये है कि उत्तर प्रदेश में एक ही महिला सीएम रही हैं और वो दलित वर्ग से एक ही रही हैं और शायद कटे बालों की वज़ह से लोगों को लगता हो। आपने फ़िल्म देखी है इसलिए आप बिल्कुल, समझ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। समानता नहीं है, बट लोगों को इस वज़ह से भी लगता है कि शायद कुछ है। काफ़ी हद तक। वैसे इस फ़िल्म में ऋचा जी एक दलित महिला की कहानी दिखाई गई है तारा के रूप में। अब हमारे देश में दलितों का सच क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी पर्सनली आपने इस दर्द को कैसे महसूस किया? इसके लिए क्या तैयारी की? अ, देखिए, एक तो वो होता है आप इंटेलेक्चुअली किसी चीज़ को समझ लेते हैं जब आप जैसे कि कोई किताब पढ़ते हैं या किसी के एक्सपीरियंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी ज़रूर और उनमें 2-3 पॉलिटिकल बायोग्राफ़ीज़ थी ताकि वो पॉलिटिक्स वाला एंगल समझ में आए। मायावती जी पे भी एक किताब थी, उनमें उनका उसका नाम था बहन जी, एक जयललिता जी पे किताब थी, उसका नाम था अम्मा। ये सारी किताबें मैंने पढ़ी, उसके अलावा बी आर अम्बेडकर का जो सबसे ज़रूरी काम है, इस विषय पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका लेखन है, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, वो पढ़ा मैंने। और फिर कांचा इलाहिया, व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, ये सारी चीज़ें पढ़ी तो मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। और बाकी मुझे नहीं लगता कि ये सच इतना ज़्यादा जग ज़ाहिर बोलते हैं ना, जग जी, ज़ाहिर बात जी, है जग ज़ाहिर। कि न्यूज़ पढ़ेंगे तो ही आपको सत्य पता चल जाएगा। जी। ऐसे ऐसे समय में तो जिस जिस तरह के काल में अभी हम हैं 2021 में, उसमें तो और सामने खुल के आ रही हैं ये सारी बातें। तो अम, मतलब इसके लिए सिर्फ़ क्या बोलते हैं एम्पैथी की ज़रूरत थी एक हद तक। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि किस तरह से हमारे देश में एक पूरे वर्ग के साथ क्या होता है, खाने-पीने से लेकर शादी से लेकर
जो उनकी मरणोपरांत जो क्रीमेशन से जी। लेकर हर चीज़ तक ये एक चीज़ है जो बिल्कुल हर हर रोज़ हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं और ये बढ़ती ही जा रही है, ऐसा नहीं कि कम हुई है। तो इसके लिए रिसर्च तो मैंने की, डायरेक्टर से बातें की, सब कुछ किया, बट अपनी आँखें और कान खुले रखेंगे तो भी बहुत सारा सच आपके सामने ही है। बेशक ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही है ऋचा कि अगर अपने आँख और कान खुले रखेंगे तो सच हमारे सामने है। और आपने इतनी तमाम किताबों के नाम गिनाए जो आपने एक रोल की तैयारी के लिए पढ़े हैं, और आपने साथ में ये भी बताया कि अगर हम मतलब महसूस कर सकें तो कोई भी सच्चाई हमसे छिपी हुई नहीं है। अब भले ही लाख कोशिशें हों कि सच कुछ और है, दिखाया कुछ और जाए, बताया कुछ और जाए, छिपाया कुछ और जाए। बहरहाल एक कलाकार जो होता है वो भी एक आम शहरी ही होता है, लेकिन कलाकार होने के नाते उसकी जिम्मेदारी उस समाज के प्रति थोड़ी बढ़ जाती है। और आप एक बेहद जागरूक, बेहद सजग कलाकार हैं। इस समय में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं और अपनी क्या जवाबदेही महसूस करती हैं? देखिए, जवाबदेही का तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अ, ब एटलीस्ट काम को लेकर मैं ये जिसको कहते हैं जवाबदेही, मुझे लगता है मेरी फ़िल्मों की चॉइसेस, मेरी परफ़ॉर्मेंसेज़ के बारे में मैं उतनी जवाबदेही नहीं चाहूँगी जितना कि मैं अम, अपने जो पॉलिटिकल स्टैंड है या जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है या जो अपनी विचारधारा है, उसके लिए मैं बिल्कुल मुझे लगता है मैं अकाउंटेबल हूँ। क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि मैं सिर्फ़ एक्टिंग करना चाहती हूँ, मुझे इस विषय पे पता नहीं है, तो फिर एक तरह से मैं ये कह रही हूँ कि मैं मेरे मेरे वोट का कोई मायना नहीं है, मेरे टैक्स का कोई मायना नहीं है। तो मैं अपने आप को बतौर नागरिक बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरी जवाबदेही है समाज के प्रति, बतौर कलाकार भी है। पर उसमें कभी-कभी जैसे लोग बोलने लगते हैं आपकी आपने ये फ़िल्म क्यों की या ये सीन क्यों किया है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जी। बट मुझे लगता है कि समाज के प्रति हर कलाकार की एक जवाबदेही है, एक ज़िम्मेदारी है। उसमें अगर आपसे कोई भूल-चूक भी हो जाती है तो आपको सुधारने की उसको कोशिश करनी चाहिए। या अगर आप पता नहीं अभी समय बहुत अजीब है सबके लिए। तो और ये एक जो टॉक्सिसिटी हर तरफ फैल गई है वाया सोशल मीडिया, अ, उसका असर हम सब पर हो रहा है। हम हमारे समाज पर, जो आज की पीढ़ी है उस पर, जो स्कूल जाते बच्चे हैं उन पर। तो वो नज़र कहीं न कहीं सबको आ ही रहा है और उससे उम, समाज खोखला-सा होता जाएगा, मुझे इसका डर है। बिल्कुल। ऋचा जी, आपने कहा कि आपकी जवाबदेही एक कलाकार के तौर पर ज़्यादा बनती है। अब आपके काम को मैं भी बेहद पसंद करती हूँ, लेकिन जब मैं ऋचा चड्ढा की फ़िल्म देखने जाती हूँ, मेरे ज़हन में एक अलग तरह का खाका होता है कि ऋचा मुझे कुछ हटकर रोल में नज़र आएँगी। तो जो इमेज मेरे दिमाग में चलती है ऋचा चड्ढा की फ़िल्म देखते हुए, क्या फ़िल्मों का चुनाव करते हुए ऋचा चड्ढा के ज़हन में भी कोई ख़ास इमेज या किसी ख़ास इमेज का दबाव होता है, या किसी ख़ास रोल के चुनाव का दबाव होता है? नहीं, देखिए हर तरह के रोल होते हैं और हर तरह की वजह से रोल चूज़ किए जाते हैं। कई बार आप खाली अपनी कैलेंडर में खाली डेटें भर रहे होते हैं। कई बार आपको लगता है ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये बैनर अच्छा है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। वो काफ़ी कैलकुलेटेड मूव होता है। कई बार जैसे 2020 में जब शूटिंग वगैरह शुरू हुई, तो मेरे दिमाग में पहला ख़्याल ये आया कि अरे यार! पूरे साल पैसे नहीं कमाए, जो भी सेविंग्स थी वो खर्च होती जा रही हैं, तो कुछ ले लेते हैं काम। तो अलग-अलग मोटिवेशन होती है एक्टर्स की काम चूज़ करने के लिए। बट मेरी कोशिश रहती है कि उसमें जैसे बोमन ईरानी कहते हैं कि 4 फॉर द स्टमक, 1 फॉर द हार्ट। ऐसा एक रेशियो हर एक्टर को कहीं न कहीं मेंटेन करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जी। उसके बिना हम अंदर से बहुत उदास हो जाते हैं अगर हमें लगता है कि हम सिर्फ़ अम, ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मतलब बस काम कर रहे हैं। तो बट मैं कोशिश करती हूँ कि अलग-अलग तरह के रोल्स चुनूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहूँ। मुझे मज़ा उसमें आता है कुछ नया क्रिएट करने में, नए लोगों के साथ काम करने में। तो
जी। हमें भी मतलब ऋचा को कभी नगमा खातून और कभी भोली पंजाबन के रूप में देखकर बहुत मज़ा आता है। ऋचा जी, कुछ समय पहले तक ही अगर हम देखें तो सिनेमा को दो भागों में बांट दिया जाता था कि ये मेन स्ट्रीम सिनेमा है या फिर ये आर्ट सिनेमा है या ये पैरेलल सिनेमा है। लेकिन इस समय का सिनेमा जब हम देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि चाहे वो एक्टिंग की बात हो, चाहे वो स्क्रिप्ट की बात हो, चाहे वो दूसरा प्रोडक्शन वर्क हो, हमें बहुत अच्छा काम देखने को मिल रहा है, बहुत अलग तरह की कहानियाँ देखने को मिल रही हैं। तो अपने सिनेमा के बदलाव को एज एन आर्टिस्ट आप किस तरह से देख रही हैं और इसमें और क्या उम्मीद कर रही हैं? उम्मीद यही कर रही हूँ कि ये थोड़ा इवॉल्व होगा, एलिवेट होगा और मेरे ख्याल में तो ये वही सिनेमा है जिसके लिए हम लोगों ने इतने साल मेहनत की। चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या मसान हो। जिस तरह की फ़िल्में करियर की शुरुआत में मैंने चूज़ की, आज वैसी फ़िल्में सब लोग कर रहे हैं। रिस्की फ़िल्में, एक्सपेरिमेंटल फ़िल्में, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे तो बहुत खुशी होती है। अम, और इसमें ऑडियंस का सबसे बड़ा हाथ है क्योंकि ऑडियंस एक ग्लोबलाइज्ड ऑडियंस है जो गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख रही थी, तमिल फ़िल्में भी देख रही थी, फ्रेंच फ़िल्में भी देख रही थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो डिस्टिंक्शन पैरेलल और आर्ट का था, वो बाय एंड लार्ज फ़िल्म इंडस्ट्री के दिमाग में था, ऑडियंस के दिमाग में नहीं था। अम, और ये अब धीरे-धीरे इंडस्ट्री को भी ये बात समझ आ गई है, बड़े मेनस्ट्रीम स्टार्स को भी ये बात समझ आ गई है कि अ, दोनों तरह की चीज़ें, दोनों तरह की कहानियाँ कहनी चाहिए। और जो भी ये बात जल्दी समझ गया है कि मेनस्ट्रीम का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसको फ़ायदा हुआ है। जैसे कि आयुष्मान खुराना को ले लें या तापसी पन्नू को ले लें। जैसे कुछ 10 एक साल पहले जब दोस्ताना फ़िल्म आई थी, तो वो पहली बार इतने कमर्शियल सेटअप में 2 लोगों की होमोसेक्सुअल होने की पॉसिबिलिटी को उसने एक्सप्लोर किया था। अब उसमें ये नहीं था कि कैरिकेचर नहीं था कि किसी तरह से उनको इफ़ेमिनेट नहीं दिखाया था या वो सब नहीं था। बाद में ख़ैर जो भी बात जो हुई हुई जो भी हुई हुई। पर मैं कह रही हूँ कि एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली के लिए दोस्ताना एक बहुत बड़ी फ़िल्म एक तरह से इसलिए बन जाती है क्योंकि उसमें एक ऐसा टॉपिक पहली बार लिविंग रूम्स में आया, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ था मेन स्ट्रीम में। ऑफ कोर्स देयर वाज़ फिल्म्स लाइक माय ब्रदर निखिल वगैरह। हम्म। तो कई बार यही होता है कि अगर आपको इसी फ़िल्म का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जी। मैडम चीफ़ मिनिस्टर का एग्ज़ाम्पल दूँ, जी। तो जब ये पोस्टर आया था या जब फ़िल्म रिलीज़ होने पे थी, तो मेरी भी बहुत आलोचना हुई कि आपने दलित का रोल छीन लिया। अ ऐसा मेरे बारे में कहा गया। जी। पर मैं अपनी तरफ से उस चीज़ को एक्सप्लेन उनकी बात जायज़ है वैसे कि वैसे आइडियली ये रोल दलित महिला को करना चाहिए। बट बॉलीवुड इतनी आइडियल स्पेस है नहीं। बॉलीवुड एक ऐसा स्पेस है जहाँ मुझे इस रोल के लिए किसी नॉन हिंदी भाषी एक्ट्रेस के साथ कम्पीट करना पड़ता या कोई ऐसी एक्ट्रेस जो अभी तक सिर्फ़ आइटम सॉन्ग्स करती आई हैं या हिंदी खराब है, नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, कास्ट की। तो मैंने अपने आप को डिफेंड करने के बजाय ये समझाना चाहा लोगों को कि जब हम ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम में लाते हैं, तो मेन स्ट्रीम का दायरा बड़ा होता है। कास्ट पे पहले भी फ़िल्म बनी आर्टिकल 15 उसकी भी अलग बिल्कुल। आलोचना हुई या जो भी जी। हुआ, सेवियर कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा गया। तो मुझे लगता है कि मुझे मौका मिला एक महिला प्रधान कहानी कहने का, एक दलित महिला के बारे में जो कि एक फाइटर थी, जो कि अ, जिसने जिसे कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद जो जिसने सबका इस्तेमाल किया पर उसकी जजमेंट उसके मेल काउंटर पार्ट से या जो सवर्ण लोग अपर कास्ट लोगों से ज़्यादा उसकी जजमेंट हुई, उसको लोगों ने चुड़ैल बोला है, जो भी जो आपने फ़िल्म देखी है जी तो। हाँ। जी हाँ। तो मेरी नियत ये होती है कि वो मेन स्ट्रीम का दायरा बड़ा हो। अगर अभी ये शुरुआत हुई है तो कल को कोई और इससे अच्छी, इससे बहुत एक्सप्लोसिव कहानी आगे लाएगा। तो ये अपने आप में ये प्रोग्रेस है। हुँ, बेशक।
ऋचा जी, ये बहुत अजीब बात है कि एक दलित महिला का किरदार है तो उसे किसी दलित को करना चाहिए। सिनेमा एक कहानी कहने का माध्यम है। यहाँ रेप पर भी फिल्में बनती हैं, यहाँ मर्डर पर भी फिल्में बनती हैं, यहाँ सैकड़ों विषय उठाए जाते हैं। अब अगर रोल को भी किसी कैटेगरी में फिट कर दिया जाए तो ये बड़ी अपने आप में हास्यास्पद सी बात हो जाएगी। यहाँ पर मतलब एक बात आती है कि जब मैडम चीफ मिनिस्टर को हम देखते हैं, और आप ही के शब्दों में कहूँ तो वो साम दाम दंड भेद सभी नीतियाँ अपनाते हुए अपनी कुर्सी को बचाती है, अपनी पावर को बचाती है, जो कि सत्ता में ज़रूरी भी है। तो उस महिला का जो किरदार है बहुत ब्रेव, बहुत बोल्ड और बहुत सही निर्णय लेने वाली महिला का किरदार है। तो ऋचा को भी जब हम देखते हैं तो ऋचा भी पर्सनल लाइफ में हमें बहुत बोल्ड लगती हैं। जिस तरीके से आपकी ट्रोलिंग अक्सर होती है सोशल मीडिया पे और आप उसे जिस तरीके से हैंडल करती हैं, यहाँ मेरा सवाल ये है कि आप जिस माध्यम से जुड़ी हैं वो माध्यम यानी सिनेमा यानी कि विजुअल आर्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ही प्रहार होने लगे, वहीं पर अटैक होने लगे, वहाँ पर फिर हमारे लिए गुंजाइशें कितनी बचती हैं कुछ भी बात करने की, कोई भी बात कहने की? अ, 2-3 बातें हैं। पहले तो आपने कहा कि ये हास्यास्पद लगता है कि जी, जिसका रोल है वही करे। एग्जैक्टली। ये एक आर्टिस्टिक आर्गुमेंट है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। पर इसमें जब रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है, तो वो वहाँ वो बात आती है कि जिसका लिव्ड एक्सपीरियंस है वही करेगा। ये बहुत एक डिबेट है, अभी चल रही है, जैसे स्कारलेट जोहानसन एक अभिनेत्री हैं वेस्ट में, उनको लेस्बियन किरदार का रोल मिला। तो उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई रोल मिलने के लिए ही कि उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी और अंत में ये कहा कि मैं नहीं हैंडल कर सकती इतनी ट्रोलिंग, कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ तो क्या मैं वो रोल नहीं प्ले कर सकती। बल्कि कुछ ही साल पहले हार्वी मिल्क, जो कि बहुत बड़े एलजीबीटी एक एडवोकेट रहे, उन उनका रोल शॉन पेन ने किया था, जो कि खुद गे नहीं है। तो मतलब ये ना एक चल रही है डिबेट, इस पे मतलब चलती रहेगी। मुझे इसका कोई निष्कर्ष नहीं पता। जी, मुझे तो लगता है एक्टर को हर तरह की चीज़ें करनी चाहिए। अम, कल को मुझे आदमी का रोल मिले तो मैं आदमी का भी रोल करूँगी, जैसे कि एडवर्ड रेडमेन ने डेनिश गर्ल में किया। वो औरत का रोल निभाया उन्होंने पूरी फ़िल्म में। और रही बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की, कि देखिए अब पूरे दुनिया में ये धीरे-धीरे ज़ाहिर हो रहा है कि भारत जो है, वो प्रजातंत्र के मामले में कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जो भी इंडेक्सेस होते हैं फ्रीडम के, जैसे प्रेस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, जी। जेंडर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरनेट शटडाउन में इंडिया दुनिया का नेता बन गया है। कि तो हम मुझे नहीं लगता हम सुपर पावर, विश्व गुरु कुछ ऐसा बन पाएँगे अगर लोगों की के पास अभिव्यक्ति की ही आज़ादी ना हो तो। और इसमें बात समझने वाली ये नहीं है कि क्यों, जैसे कोई आपने कहा मैं ट्रोल होती हूँ, मैं क्यों ट्रोल होती हूँ? अगर मैं कोई पॉलिटिकल स्टैंड लेती हूँ, जो कि पॉपुलर ना समझा जाए, तो मुझे एक पेड मशीनरी ट्रोल करती है। वो दरअसल मुझे ट्रोल नहीं कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आपको मेरी बात नहीं सुननी चाहिए। वो आप पे अटैक है, दर्शकों पे अटैक है। वो मुझ पे अटैक नहीं है। मैंने तो 280 कैरेक्टर्स में कुछ लिख दिया, उससे क्या ही दुनिया बदल जाएगी। पर वो चाहते नहीं कि वो मुद्दा आगे आए। वो चाहते नहीं कि उस पे विचार-विमर्श हो। वो चाहते नहीं कि कोई उस पे हँसे। ये एक जो चीज़ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसकी भी अटैक होती है, अगर मेरी हो रही है, तो वो आपकी भी हो रही है। तो हम्म। ये एक समझना ज़रूरी है, जब कलाकार पे अटैक होता है या जर्नलिस्ट पे अटैक होता है, वह तो जर्नलिस्ट पे तो अटैक होते ही रहते हैं, इस देश में तो वो अपनी जानें भी गँवा देते हैं। जी। अ, दिल्ली में अलग हाल है, थोड़ी-सी ही दूर जाएँ उत्तर प्रदेश में तो कितने मर्डर हो चुके हैं। तो बात ये है कि अगर जर्नलिस्ट को आपने मार दिया, तो किसी को सत्य कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। बेशक। तरह से आपने आर्टिस्ट पे अटैक करना शुरू कर दिया, तुम्हारा गाना ठीक नहीं, तुम्हारे लिरिक्स ठीक नहीं, तुम्हारी बनाई फ़िल्म बेकार है, तुम्हारी फ़िल्म से मैं ऑफेंड होता हूँ। ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही डिज़ाइन है। तुम क्यों किसी टीवी शो से ऑफेंड होगे जबकि रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा भयानक, दर्दनाक और शर्मिंदा करने वाली चीज़ है। हर रोज़ हम उत्तर प्रदेश में बच्चियों के रेप,
और उनके शरीर को आधा जला या आधा डूबा या लटका हुआ कहीं से पाए जाने की खबरें पढ़ते हैं। हम उस पे ऑफेंड क्यों नहीं होते? हम उस पे ऑफेंड क्यों नहीं होते कि एक आदमी अपनी बेटी का कटा सर लेके सड़क पे चल रहा है? ये मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है, ये सोशल इश्यू नहीं है, ये पितृसत्ता का इश्यू नहीं है। हम इस पे ऑफेंड क्यों नहीं होते? तो जब तक कि हम अ, फ़िक्शन पे ऑफेंड होते रहेंगे, किसी टीवी शो, किसी अ, मतलब कॉमेडियन के जोक से, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि हम एक मैच्योर इवॉल्व्ड सोसाइटी हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये आउटरीच भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड है, कि हम ऑफेंड हो गए, हम ऑफेंड हो गए, हम ऑफेंड हो गए। अरे हो जाओ ऑफेंड, कोर्ट में चले जाओ अगर ऑफेंड हो रहे हो तो। पर सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी रहती है ऐसी चीज़ें सुनने की, तो फिर समझ नहीं आता अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अगर मेरी अटैक हो रहा है, तो वो मेरी उस आज़ादी पे अटैक हो रहा है जिसकी वजह से मैं आप तक अपनी कला को प्रस्तुत करने का हक रखती हूँ। जब उस पे अटैक होता है तो वो अटैक आप पे है कि आप ये नहीं देख सकते, आप इस पे नहीं हँस सकते, आप ये गाना नहीं सुन सकते, आप ये किताब नहीं पढ़ सकते, आप ये फ़िल्म देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फलाँ किसी देश के किसी कोने में कोई ऑफेंड है। ऋचा, आपने इतनी खूबसूरत बातें कही हैं कि मैं वाकई बहुत शांत होकर और बहुत गंभीरता से आपकी हर बात को सुन रही थी और उसकी गहराई को महसूस कर रही थी। तो ऋचा जी, लौटती हूँ मैं आपकी फ़िल्मों की तरफ। अब हमने नगमा खातून को देखा और शकीला को भी देखा, चीफ मिनिस्टर मैडम से भी मुलाकात हो गई। अब नेक्स्ट क्या? देखिए, अभी तो शोज़ का दौर है, बहुत अच्छे-अच्छे शोज़ लेके जा रहे हैं, तो मैंने अभी मैं 2 शोज़ में शूट शूट करके हटी हूँ थोड़ा-बहुत। एक का नाम है कैंडी और एक का नाम है सिक्स सस्पेक्ट्स और उसके बाद फुकरे का तीसरा भाग वाओ! है, वाले शूट करेंगे जो दिल्ली वालों को बहुत ख़ास लगता है। जी। होली एक दोबारा नज़र आएगी लोगों को और उसके बाद 1-2 एक्शन फ़िल्में हैं और बहुत इंटरेस्टिंग काम आ रहा है एक्चुअली मेरी तरफ अब। अम, तो मैं खुश हूँ इस बात से क्योंकि आपको तो पता ही है अगर आप आउटसाइडर होते हैं, किसी कैंप को बिलॉन्ग नहीं करते, आप अपने तरीके के रोल करना चाहते हैं, आपको पार्टीज़ में जाने या नेटवर्किंग करने में दिलचस्पी नहीं है, तो करियर बहुत स्लो एंड स्टेडी चलता है। हुँ। तो मैं भी उसी तरह अपने करियर को क्राफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अभी तक और मैंने लिखना भी शुरू किया है और मैं ज़रूर अपने लिए कोई बहुत बेहतरीन रोल लिखना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे लगता है अभी तक जैसे नवरस होते हैं, तो उसमें से 1 या 2 रस कोई बहुत अच्छा निर्देशक हो तो वो टैप कर लेता है। तो उसमें बहुत सारे और रस होते हैं जो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाते हैं। तो बतौर एक्टर मेरा वो लालच है कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। ग्रेट। ऋचा जी, आपसे बातचीत के दौरान अभी ये पता चला था कि आपके पाँव में चोट लगी है और आजकल आप खूब पढ़ रही हैं, और इस कन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चला कि अब आप कुछ लिख भी रही हैं। थोड़ा-सा इस पहलू पर भी रोशनी डालिए, हम थोड़ा और जानना चाहेंगे इस पॉइंट के बारे में। क्या पढ़ रही हैं और क्या लिख रही हैं? अभी तो मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि 2-3 ही दिन हुए हैं जब से मुझे चोट लगी और मैं बेड रेस्ट पे हूँ, तो मैं अभी बस पेंडिंग काम, पेंडिंग ईमेलें, स्क्रिप्टें पढ़ के निपटा रही हूँ, ताकि मैं उन लोगों को जवाब दे सकूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके प्रोजेक्ट्स में काम करूँ। और मैंने कुछ लिखना शुरू किया, मेरे दिमाग में काफ़ी समय से एक कहानी थी जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी और मैं लिखना चाहती हूँ कि मिडल क्लास लड़की या औरत के एक्सपीरियंस के बारे में लिखना चाहती हूँ जो कभी फैमिली के प्रेशर में नहीं तो कभी जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो हम बस कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी इसको कर दो बस इससे और कौन आर्ग्यू करेगा इससे। जैसे मेड इन हेवन में एक बहुत प्यारा एपिसोड था जो शो था ज़ोया अख्तर के प्रोडक्शन हाउस का, जिसमें एक लड़की की शादी नहीं हो रही या कोई वहमी बात होती है, फिर वो एक दिन रात के अंधेरे में जाके वो एक पेड़ से शादी कर लेती है क्योंकि उसको बताया जाता है कि तुम मांगलिक हो या जो भी। तो एक प्रोग्रेसिव लड़की जो कहीं न कहीं अपने आप को कन्विंस कर लेती है कि अरे लेट्स नॉट टेक अ चांस। वो जो मानसिकता है ना, उसके बारे में मैं लिखना पसंद करूँगी और मैं उसी ज़ोन में कुछ लिख रही हूँ और
मुझे लगता है कि फ्यूचर यही है कि एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अच्छे-अच्छे रोल्स अपने लिए भी लिखें और हर तरह की हर तरह से इन्वॉल्व हो क्रिएटिव प्रोसेस में। जैसे पहले होता था अ, जैसे हरफन मौला थे हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो गुरुदत्त हो या किशोर कुमार हो या अमिताभ बच्चन हो या शबाना आज़मी हो। शबाना जी कितना अच्छा गाती हैं, उनका रिदम का सेंस कितना अच्छा है, उनका बोलना, उनका लेखन सब कितना अच्छा है। तो ये जो बहुत सारी प्रतिभाएँ होती हैं कलाकार में, उनको कहीं न कहीं हमारी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई मुझे लगता है मानसिक रूप से, वो उनको बाय एंड लार्ज लिमिट करने की कोशिश करती है। इसमें से कुछ एक्सेप्शंस होंगे जैसे विशाल भारद्वाज या संजय लीला भंसाली साहब या कोई भी मतलब अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, ऐसे चंद एक्सेप्शंस होंगे, वरना बाय एंड लार्ज लोग ऐसे ही सोचते हैं, ओह! इसको गर्ल नेक्स्ट डोर, ये बोल्ड, ये वैम्प, ओह! दिस इज़ ग्रे कैरेक्टर। तो इस तरह की बातें वो जो होती है ना, वो काफ़ी मतलब मुझे उबासी आ जाती है उनको सुन के, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अपने इंटरव्यूज़ में तो कभी स्कॉर्सेज़ी, कभी टैरेंटिनो, कभी इससे फलाँ नोलन, इस सब की बातें करते हैं, बनाते वही हैं, जो देख के नींद सी आ जाए। तो मैं कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली वी विल हैव टेकर्स फॉर दैट। डेफिनेटली। ऋचा जी, कई बार बहुत छोटी मुलाकातें भी किसी को जानने के लिए बहुत काफ़ी साबित होती हैं। हालांकि आपसे बात करते हुए मन नहीं भरा है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि अब आपसे इजाज़त ले ली जाए। आप हिंदी की बिंदी से जुड़ी, द वायर पर आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।